नमस्ते दोस्तों और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों के मन में होता है, यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच जीवन स्तर की तुलना। यह एक जटिल मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं, लेकिन हम इसे तोड़ने और यह समझने की कोशिश करने जा रहे हैं कि यूरोप को अक्सर एशिया की तुलना में बेहतर जीवन स्तर क्यों माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम सामान्यकरण के बारे में बात कर रहे हैं और हर देश अलग है। एशिया और यूरोप दोनों में अविश्वसनीय रूप से विविधता है और ऐसे कारक हैं जो किसी देश के भीतर और देशों के बीच जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कार्य जीवन संतुलन, पर्यावरणीय गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की खोज करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये कारक यूरोप और एशिया में कैसे खेलते हैं। तो आइए इस आकर्षक तुलना में उतरें। चलो स्वास्थ्य सेवा के बारे में बात करके शुरू करते हैं, जो जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यूरोप अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल के लिए जाना जाता है। इसका मूल रूप से मतलब है कि सभी नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना किफायती, यदि मुफ्त में नहीं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त है। यह प्रणाली अक्सर सरकारी करों द्वारा वित्त पोषित की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच हो। दूसरी ओर एशिया में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां बहुत भिन्न होती हैं। कुछ देशों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है, जबकि अन्य निजी स्वास्थ्य सेवा पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जो अक्सर इसे कम आय वाले लोगों के लिए दुर्गम बना देता है। उदाहरण के लिए, यूरोप के कई हिस्सों में लोग डॉक्टर के पास जाने या अस्पताल में भर्ती होने के कारण भारी कर्ज में डूबने की चिंता किए बिना चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। यह मन की शांति और समग्र कल्याण की भावना में योगदान कर सकता है। हालांकि एशिया के कुछ हिस्सों में लोग अपनी स्वास्थ्य सेवा की लागत वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम में डाल दिया जाता है या यहां तक कि दिवालियापन भी हो जाता है। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा के बीच यह अंतर जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर जैसे स्वास्थ्य परिणामों में अंतर में योगदान कर सकता है। यूरोप में आमतौर पर एशिया की तुलना में जीवन प्रत्याशा अधिक होती है और शिशु मृत्यु दर कम होती है। हालांकि यह अंतर जटिल है और केवल स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित नहीं है। यह कहना नहीं है कि एशिया में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां सार्वभौमिक रूप से खराब हैं। वास्तव में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में असाधारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां हैं जो नवीनता और दक्षता के लिए जानी जाती हैं। हालांकि सामान्य प्रवृत्ति यह है कि यूरोप स्वास्थ्य सेवा तक सस्ती और सुलभ पहुंच पर अधिक जोर देता है, जो इसके उच्च जीवन स्तर में योगदान देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां जटिल हैं और कई कारकों से प्रभावित होती हैं। हालांकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पर यूरोप का ध्यान एक प्रमुख कारण है कि इसे अक्सर उच्च जीवन स्तर माना जाता है। आइए अब शिक्षा पर एक नजर डालें, जो जीवन स्तर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और किसी व्यक्ति की क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप और एशिया दोनों में विविध शिक्षा प्रणालियां हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर मुफ्त या सस्ती शिक्षा पर जोर है। यूरोप में कई देश प्राथमिक से विश्वविद्यालय तक मुफ्त या बहुत ही कम लागत वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी पृष्ठभूमि के लोग उनकी वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप यूरोप में ऐसे कई लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए पाएंगे, जो बेहतर नौकरी के अवसर और उच्च जीवन स्तर की ओर ले जाता है। दूसरी ओर एशिया में शिक्षा अक्सर प्रतिस्पर्धी और महंगी होती है, खासकर उच्च शिक्षा के स्तर पर। जबकि कई एशियाई देशों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण या वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए। परिणाम स्वरूप जो लोग इसे वहन कर सकते हैं, वे अक्सर बेहतर शैक्षणिक अवसरों के लिए निजी स्कूलों या विदेशी विश्वविद्यालयों का विकल्प चुनते हैं। इससे असमानता का चक्र बन सकता है, जिसमें धनी परिवार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर अवसरों तक पहुंच बनाए रखते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई एशियाई देश शिक्षा में बहुत महत्व रखते हैं और शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है।
उदाहरण के लिए सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने अपनी असाधारण शिक्षा प्रणालियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। हालांकि सामान्य प्रवृत्ति यह है कि यूरोप सभी के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच पर अधिक जोर देता है, जो इसके समग्र जीवन स्तर में योगदान देता है। सारांश में, जबकि यूरोप और एशिया दोनों विविध और लगातार विकसित हो रही शिक्षा प्रणालियों का दावा करते हैं, मुफ्त या सस्ती शिक्षा पर जोर यूरोप में उच्च जीवन स्तर में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अधिक लोगों के पास बेहतर अवसरों के द्वार खोलते हुए अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए समान अवसर हों। अब आइए कार्य जीवन संतुलन के बारे में बात करते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता का एक अनिवार्य पहलू है। यूरोप अक्सर अपने मजबूत कार्य जीवन संतुलन के लिए प्रशंसा बटोरता है, जो कर्मचारी अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देता है। यूरोप के कई देशों में कानूनी रूप से अनिवार्य न्यूनतम भुगतान की छुट्टी, अभिभावक अवकाश नीतियां और सीमित कार्य सप्ताह हैं, जो कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को अपने पेशेवर जीवन के साथ संतुलित करने की अनुमति देते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देता है, बल्कि उत्पादकता और नौकरी से संतोष को भी बढ़ाता है। दूसरी ओर, एशिया में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति और सीमित कार्य जीवन संतुलन आम है, खासकर उच्च दबाव वाले उद्योगों में। कन्फ्यूशियस कार्य नीति, जो कड़ी मेहनत, समर्पण और कर्तव्य की भावना पर जोर देती है, कई एशियाई संस्कृतियों में गहराई से निहित है और लंबे समय तक काम करने और व्यक्तिगत जीवन के लिए सीमित समय में योगदान कर सकती है। जबकि यह कार्य नीति ने एशिया में आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान दिया है, यह व्यक्तिगत कल्याण और पारिवारिक जीवन पर भी भारी पड़ सकता है। यूरोप और एशिया में कार्य जीवन संतुलन के बीच अंतर जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। यूरोप में कई लोग अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमा निर्धारित करने को प्राथमिकता देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास विश्राम, शौक और प्रियजनों के लिए पर्याप्त समय हो। यह दृष्टिकोण एक अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन शैली की ओर जाता है, जहां काम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, न कि इसका उपभोग करने वाला पहलू। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एशिया में कार्य जीवन संतुलन की अवधारणा विकसित हो रही है। जैसे जैसे एशियाई देश अधिक समृद्ध होते जाते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते जाते हैं, कार्य जीवन संतुलन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। कई युवा पेशेवर अब अपनी भलाई को प्राथमिकता दे रहे हैं और कार्य जीवन संतुलन प्रदान करने वाली कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। संक्षेप में, जबकि यूरोप और एशिया में कार्य जीवन संतुलन की संस्कृतियां अलग अलग हैं, कार्य जीवन संतुलन पर यूरोप का जोर इसके उच्च जीवन स्तर में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के पास आराम करने, रिचार्ज करने और अपने व्यक्तिगत जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय हो, जो बदले में उनकी समग्र भलाई और नौकरी से संतोष में योगदान देता है। चलो अब पर्यावरणीय गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं, जो जीवन की हमारी समग्र गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में अपने उच्च पर्यावरणीय मानकों और टिकाऊ प्रथाओं के लिए एक प्रतिष्ठा है। यूरोप के कई देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कड़े पर्यावरण नियमों और नीतियों को प्राथमिकता दी है। परिणाम स्वरूप आप यूरोप में ऐसे कई शहर पा सकते हैं जिनमें उत्कृष्ट वायु गुणवत्ता, कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां और प्रचुर मात्रा में हरे भरे स्थान हैं, जो निवासियों को एक स्वस्थ और अधिक सुखद जीवन शैली प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, एशिया को औद्योगिकीकरण और तीव्र शहरीकरण के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से आर्थिक विकास और शहरीकरण ने वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि में योगदान दिया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जबकि कई एशियाई देश इन मुद्दों को दूर करने और अपनी पर्यावरणीय प्रथाओं में सुधार के लिए कदम उठा रहे हैं, प्रगति असमान रही है। यूरोप और एशिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच अंतर उनके शहरी नियोजन और परिवहन नीतियों में स्पष्ट है। यूरोप के कई शहरों को पैदल चलने, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है,
जिससे कारों पर निर्भरता कम होती है और उत्सर्जन कम होता है। दूसरी ओर एशियाई शहरों को अक्सर कार केंद्रित बुनियादी ढांचे की विशेषता होती है, जिसमें भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एशिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता एक समान नहीं है। भूटान और कोस्टा रिका जैसे देशों ने अपनी प्रतिबद्धता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, जबकि सिंगापुर जैसे अन्य ने अभिनव शहरी समाधानों के साथ अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। सारांश में, जबकि यूरोप और एशिया दोनों को पर्यावरणीय स्थिरता के संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों और सफलताओं का सामना करना पड़ता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति यूरोप का सक्रिय दृष्टिकोण और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने से इसके उच्च जीवन स्तर में योगदान मिलता है। यह प्रतिबद्धता न केवल एक स्वस्थ और अधिक सुखद वातावरण बनाती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करती है। अंत में आइए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में बात करते हैं, जो यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि सभी नागरिकों के पास जीवन स्तर का एक सभ्य स्तर हो, खासकर कठिन समय के दौरान। यूरोप अपनी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए जाना जाता है, जो बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता और वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये प्रणालियां अक्सर सरकारी करों द्वारा वित्त पोषित की जाती हैं और इसका उद्देश्य एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गरीबी में न रहे या बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष न करे। यह मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल यूरोप में जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान देता है, जिससे नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा होती है। दूसरी ओर एशिया में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां कम व्यापक होती हैं और देशों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है, जबकि कुछ एशियाई देशों में अपेक्षाकृत मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल हैं। अन्य पारंपरिक समर्थन प्रणालियों जैसे परिवार और समुदाय पर अधिक भरोसा करते हैं। परिणाम स्वरूप वित्तीय कठिनाइयों या अप्रत्याशित जीवन की घटनाओं का सामना करने वाले व्यक्ति खुद को बिना पर्याप्त सहायता या सुरक्षा के पा सकते हैं। यूरोप और एशिया में सामाजिक सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण में अंतर उनके सामाजिक मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यूरोप में कई देश सामाजिक एकजुटता और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर उच्च मूल्य रखते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण निवेश में परिलक्षित होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास एक सभ्य जीवन स्तर हो और समाज में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एशिया में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां विकसित हो रही हैं। जैसे जैसे एशियाई देश अधिक समृद्ध होते जाते हैं और सामाजिक जरूरतें बदलती जाती हैं, सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करने और अपने नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। सारांश में, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रणालियों पर यूरोप का ध्यान इसके उच्च जीवन स्तर में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ये प्रणालियां नागरिकों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके पास कठिन समय के दौरान भी बुनियादी जरूरतों और जीवन स्तर को पूरा करने के साधन हैं। यह दृष्टिकोण यूरोप में सामाजिक सामंजस्य, स्थिरता और समग्र कल्याण की भावना में योगदान देता है। तो हमारे पास यह है यूरोप और एशिया में जीवन स्तर की तुलना में एक झलक। हमने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कार्य जीवन संतुलन, पर्यावरणीय गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रमुख पहलुओं का पता लगाया है, जिससे उन कारकों पर प्रकाश डाला गया है जो इन दोनों महाद्वीपों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सामान्यकरण है और हर देश की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। हालांकि इन पहलुओं की जांच करके हम इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि यूरोप को अक्सर उच्च जीवन स्तर क्यों माना जाता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने इस विषय पर कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की है। मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इन मानदंडों से सहमत हैं? क्या आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? चर्चा में शामिल हों और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।